आप सभी का स्वागत है बॉटनीपीडिया के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर पवन कुमार और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्कोप ऑफ बॉटनी। अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि उन्हें बॉटनी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर उन्होंने बॉटनी ले लिया है तो उसका क्या स्कोप है, फ्यूचर में क्या करियर ऑप्शंस हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि एक छोटी सी एक वीडियो बनाई जाए ताकि आप सभी को थोड़ा ये वीडियो गाइड कर सके। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ आज का ये टॉपिक। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बॉटनी क्या है। बॉटनी एक ऐसा फील्ड है बायोलॉजी का जिसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब मोस्टली 12th क्लास बायोलॉजी में जब होते हैं और वो बायोलॉजी को एज अ करियर चूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो फील्ड्स उनके सामने, जो मोस्ट पॉपुलर फील्ड्स हैं, उनमें से बॉटनी और जूलॉजी आता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स लाइफ साइंस कोर्स भी लेते हैं जिसमें वो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। तो अगर आप चाहे बीएससी बॉटनी ऑनर्स कर रहे हैं, या आप लाइफ साइंस में बॉटनी पढ़ रहे हैं, या फिर आप जूलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं, या इस तरह की कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड अगर आप कोई कोर्स में पढ़ रहे हैं, तो आप किस तरीके से आगे अपने फ्यूचर के जो करियर है उसको चूज कर सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। एक एक स्कोप को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस, और जो मैंने अपने पीयर जो कलीग्स हैं उनसे जो सीखा और देखा, उस एक्सपीरियंस को आप सभी के सामने में शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने 8 कैटेगरीज में इन स्कोप्स को क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है स्कूल टीचिंग। अगर आपने बीएससी ऑनर्स कर लिया इन जूलॉजी और इन बॉटनी और इन एनी फील्ड ऑफ बायोलॉजी, बी इट लाइफ साइंस, तो उसके बाद डेफिनेटली आप स्कूल में जाकर के टीचिंग को एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप पैशनेट हैं टीचिंग को लेकर के और आपको अच्छा लगता है स्कूल में बायोलॉजी पढ़ाना, तो आप डेफिनेटली इस करियर ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो 3 साल आपके ग्रेजुएशन के लगेंगे और फिर उसके बाद जो है आपको 2 साल और बीएड करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि बीएड आप कहाँ से कर रहे हैं। अगर आप डीयू से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस क्लियर करना होगा और 2 साल फिर से इन्वेस्ट करने होंगे। इसके अलावा अगर डीयू में नंबर नहीं आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नंबर नहीं आता है, तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहां से आप बीएड कर सकते हैं। जैसे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एक दूसरी यूनिवर्सिटी है जहां से आप, उतना ही वैल्यू है, सेम इम्पोर्टेंस है, आप वहां से कर सकते हैं। एक बार आपने बीएड कर लिया, बीएड करने के बाद अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्कूल में किस लेवल के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अगर आप हैप्पी हैं, अगर आप साइंस पढ़ा करके हैप्पी हैं, और तो आप बीएड आपके लिए मोर देन इनफ है। लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आगे जा करके एमएड करते हैं, जिसमें 1 साल और इन्वेस्ट करके वो फिर स्कूल टीचिंग में जाते हैं। तो जो ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि पीजीटी की पोस्ट पर, पीजीटी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसमें आप 11th और 12th क्लास के बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाने का काम करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और आपको उसी हिसाब से जो है अपना फर्दर जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो जो प्लान ऑफ स्टडी है वो आप चूज कर सकते हैं। तो टोटल टाइम यहाँ पर देखें तो 3 साल ग्रेजुएशन के, 2 साल बीएड के और 1 साल जो है वो एमएड का, यानी कि टोटल आपको 6 इयर्स के अंदर एक अच्छी जॉब के लिए आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक पहला ऑप्शन है। फिर हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो एक दूसरा ऑप्शन है जो पॉपअप हो रहा है वो है लेक्चरर। कि आप स्टिल यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग बट यू वांट टू टीच एट कॉलेज। सो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोर देन 19 कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर बॉटनी कोर्स जो है वो पढ़ाया जाता है। तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी सॉट आफ्टर कोर्स जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। सिर्फ आप प्योर बॉटनी ही नहीं पढ़ते, आप उसमें बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज भी पढ़ते हैं। वैसे इस लेसन का जो स्कोप है
वो ये नहीं है कि हम ये डिस्कस करें कि बॉटनी में हम क्या क्या पढ़ते हैं। अगर आप बॉटनी ले चुके हैं या मन बना रहे हैं लेने का, तो आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो आप ये आपका सेकंड करियर ऑप्शन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो लेक्चरर बनने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छे से बीएससी अच्छा स्कोर करके बीएससी में फर्स्ट डिवीजन लाके आप एमएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे अक्सर मुझे मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि सर एमएससी बॉटनी में करें या एमएससी किसी और फील्ड में भी हम कर सकते हैं, रिलेटेड फील्ड में भी कर सकते हैं। तो मैं जो उनको बताता हूँ वो ये कहता हूँ कि वैसे तो उनकी इंटरेस्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम वाइडर स्कोप देखें तो एमएससी बॉटनी जो है उसका जो स्कोप है वो बहुत ही वाइडर है। वाइडर का मतलब कि उसके अंदर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन को चूज कर सकते हैं। तो आप एमएससी चाहे बॉटनी में करें या किसी भी रिलेटेड फील्ड में करें, तो कौन कौन सी है वो रिलेटेड फील्ड जहां से आप एमएससी कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। बट अगर आप एमएससी बॉटनी का मन बना रहे हैं तो आपका हो सकता है मेरिट बेसिस पर एडमिशन हो जाए डीयू में, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में, या अगर एंट्रेंस बेसिस पे भी है आप अब क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे करके एमएससी बॉटनी में सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका नंबर नहीं आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया से, जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई कर सकते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हो, जो सेम कोर्स स्ट्रक्चर होता है मोर और लेस, और उनकी वैल्यू भी क्या होती है, मोर और लेस सेम होती है, क्योंकि आगे आपको फ्यूचर में जो भी चूज करना है उसके लिए आपको डिग्री देखी जाएगी, आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है। तो आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं, वो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, हरियाणा में यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितने तरह की यूनिवर्सिटीज़ आपकी जो है वो अवेलेबल है जहाँ से आप एमएससी बॉटनी कर सकते हैं। अगर आपका डीयू में नंबर नहीं आता है तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वाला ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आपने एमएससी बॉटनी में एडमिशन ले लिया, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में लिया, तो वहाँ आपको कम से कम 2 साल जो है, कम से कम क्या 2 साल का ही टाइम होता है जिसमें आपको एमएससी जो है वो कंप्लीट करनी होती है। अब जब आप एमएससी कंप्लीट कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप जब फर्स्ट ईयर में होते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में अपीयर होने के लिए। तो क्या है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट? नेट एग्ज़ाम के नाम से पॉपुलर है। साल में ये 2 बार होता है एग्ज़ाम, एक जून में होता है और एक दिसंबर में होता है। जो बच्चे, उसमें जो सिलेबस आता है वो लाइफ साइंस का, उससे एक अपना सिलेबस है, आप उसको साथ साइड बाय साइड उसको प्रिपेयर करते रहिए। आप चाहें तो अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं या सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आपने नेट की प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दी, पूरा सिलेबस उसको कवर करना शुरू कर दिया, करने के बाद अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, नेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, तो यू बिकम एलिजिबल फॉर टीचिंग एज अ लेक्चरर इन एनी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया। तो वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है ऑर्गेनाइजेशन की आप एलिजिबल हैं, और आप क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं लेक्चरर की जॉब के लिए, आप इंटरव्यू में जा सकते हैं और वहाँ पर आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन जो नेट एग्ज़ाम है उसको आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लीजिए, अगर उसमें आपका टॉप रैंक्स में अगर आप आ जाते हैं तो उसमें एक फेलोशिप मिलती है जिसे हम कहते हैं, यानी कि नेट का जो एग्ज़ाम है सारे बच्चे जो अपीयर होंगे वो होंगे, और उसमें से कुछ जो हायर रैंक वाले जो बच्चे होंगे उनको बोला जाता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है उन्हें, JRF के नाम से। तो अगर आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, यानी कि यू वांट टू अर्न वाइल यू स्टडी, तो आप नेट की जो फेलोशिप है उसको अवेल कर सकते हैं। अब जो JRF है वो 3 साल के लिए मिलता है, उसमें आजकल जो अभी करंट जो अभी टाइम चल रहा है उस हिसाब से आई थिंक 31,000 प्लस HRA है, तो 40,000 प्लस आपको जो है मंथली मिलता है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप स्टडी भी करेंगे और आप अर्न भी करेंगे और फाइनेंशियली थोड़े से इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे। फिर 2 साल के बाद आपको जो JRF है वो अपग्रेड हो जाता है SRF के अंदर, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, और थोड़ा सा
फेलोशिप भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जो टोटल ड्यूरेशन है नेट क्वालिफाई करने के बाद, एमएससी करते करते आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, और नेट क्वालिफाई करने के बाद आप अगर आप क्लियर कर लिया, जेआरएफ एसआरएफ क्लियर कर लिया, तो आप 5 साल के लिए इंडिपेंडेंटली अर्न करते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आपको वो जेआरएफ तभी मिलेगा जब आप किसी पीएचडी या किसी पीएचडी में अपने आप को एनरोल करें। यानी कि जो जेआरएफ जो फेलोशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है वो इसलिए दे रही है ताकि आप अपने स्टडी अपने पीएचडी के साथ साथ अपने आप को फाइनेंशियली सस्टेन भी करके चले। तो पीएचडी का ऑप्शन आपके पास है। अब पीएचडी करने के लिए आपको नेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट, और एक फेलोशिप होना बहुत ज़रूरी है जो कि जेआरएफ है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया किसी भी यूनिवर्सिटी में, आपने अपना जो रिसर्च गाइड है वो चूज़ कर लिया, अपना टॉपिक चूज़ कर लिया जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो, तो उसके बाद आप जो पीएचडी है उसको या तो 3 साल से लेकर के 5 साल के समय के बीच में कभी भी कंप्लीट कर सकते, लेकिन मैक्सिमम जो कैपिंग है, जो टाइम लाइन है वो 5 इयर्स है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत एक्सटेंशन भी मिलता है। अगर आपका काम कुछ पेंडिंग रह जाता है तो आप एक्सटेंशन लेकर के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है लेक्चरर बनने का। तो आजकल जो ट्रेंड है वो ये है कि मोस्टली लोग पहले एमएससी करते हैं, एमएससी नेट क्वालिफाई करके, जेआरएफ करके, 5 साल पीएचडी करके, यानी कि 5 साल पीएचडी के, 2 साल एमएससी के और 3 साल ग्रेजुएशन के। तो ये टोटल कर लीजिए इसको आप 5 + 3 + 2, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का टाइम प्लस माइनस 1-2 ईयर्स लगा लीजिए आप। फिर आप अगर आप लेक्चरर की जॉब के लिए जाएंगे तो आपका जो सीवी है वो बहुत अच्छा होगा और आप जो है वो एक डिज़ायरेबल कैंडिडेट होंगे, या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एज अ प्रोफेसर की जो जॉब है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन। अगर आप पैशनेट हैं कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए और लेक्चरर बनना चाहते हैं, अगर ये आपकी ड्रीम जॉब है, तो मैं डेफिनेटली आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस चीज़ को आगे परस्यू कर सकते हैं। अब नेट एग्ज़ाम की जब बात आती है तो नेट एग्ज़ाम 3 तरीके का नेट एग्ज़ाम होता है। एक होता है जो CSIR कराता है, आप गूगल कर सकते हैं CSIR क्या है। UGC भी एक एनवायरमेंटल साइंस के अंदर नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली में है जिसका नाम है ICAR। यहाँ पर एक नेट एग्ज़ाम होता है जिसे हम ARS नेट एग्ज़ाम बोलते हैं। इसकी वेबसाइट पर जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। एवरी ईयर ये एग्ज़ाम होता है और इस एग्ज़ाम को भी अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको एक नेट सर्टिफिकेट मिलता है जिससे आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आसानी से एज अ लेक्चरर पढ़ा सकते हैं। अगर आपने CSIR नेट क्वालिफाई किया है, UGC नेट क्वालिफाई किया है या ARS नेट क्वालिफाई किया है, ये तीनों के जो सर्टिफिकेट्स हैं म्यूचुअली रिकॉग्नाइज्ड हैं। यानी कि अगर आपने एक इंस्टीट्यूट से नेट क्लियर कर लिया तो वो दूसरे इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो आप ARS का जो एग्ज़ाम है वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जो ARS नेट का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर क्या होता है कि आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठते हैं और अपना स्पेसिफिक डिसिप्लिन को चूज़ करते हैं। CSIR में क्या होगा, बहुत ही ब्रॉड होगा टॉपिक, उसमें लाइफ साइंस के सारे आए, बॉटनी भी आएगा, जूलॉजी भी आएगा, बायोकेमिस्ट्री भी आएगा, बायोटेक्नोलॉजी भी आएगा, बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। लेकिन ARS नेट में अगर आप बैठ रहे हैं तो आप एक स्पेसिफिक फील्ड को ही चूज करेंगे और उसी का ही एग्जाम होगा। तो जैसे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी एक फील्ड है जिसके अंदर आपसे बायोटेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर में अप्लाई होती है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा रिविजिट कर सकते हैं, सिलेबस अवेलेबल है इन सभी के, आप उनको इंटरनेट डाउनलोड करके आप अपनी स्टडी को व्हाइल यू आर डूइंग MSc यू कैन प्रिपेयर साइमल्टेनियसली एंड गो फॉर PhD। व्हाइल डूइंग PhD यू अर्न व्हाइल यू स्टडी। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपकी पर्सनालिटी को ओवरऑल बहुत ग्रो करने में हेल्प करता है, और आपको अगर रिसर्च में भी इंटरेस्ट है तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन है जो मैंने बताया जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब कई बच्चे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने BSc बॉटनी कर लिया, अब मैं आगे जा करके क्या करूं, यानी कि मैं MSc बॉटनी में ही करूं या किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में करूं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में भी आप MSc कर सकते हैं।
आप बायोकेमिस्ट्री में कर सकते हैं, आप बायोफिजिक्स में एमएससी कर सकते हैं, आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कर सकते हैं, आप प्लांट मॉलिकुलर एंड बायोलॉजी में कर सकते हैं, आप जेनेटिक्स में कर सकते हैं, आप माइक्रोबायोलॉजी में कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। इन सभी के डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ कैंपस में जाएं DU के, तो वहाँ पर इन सभी के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और इनके अलग अलग तरीके से एंट्रेंस टेस्ट होता है। आप उनको क्लियर कर सकते हैं, इंटरव्यू में सेलेक्ट होकर के आप वो चूज कर सकते हैं। जैसे कि प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी है, साउथ कैंपस में है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। अगर आप MSc इन एनवायरमेंट स्टडीज करना चाहते हैं तो DU में भी एनवायरमेंट स्टडीज का एक अलग डिपार्टमेंट है। आप JNU में जा करके लाइफ साइंस के किसी फील्ड में अगर आप MSc करना चाहते हैं तो MSc इन लाइफ साइंस कर सकते हैं। आप JNU में ही स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज का एक अलग डिपार्टमेंट है, वहां पर भी जा करके आप MSc कर सकते हैं। इन सभी के एंट्रेंस हैं, हर किसी का एक डेडलाइन आती है, हर किसी का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं जब आप MSc में हैं। ये सारे फील्ड्स को अगर आप देखें तो ये मोर और लेस आगे जा करके आपको रिसर्च की तरफ ही डायरेक्ट करते हैं। यानी कि अगर आप कोई भी फील्ड MSc में चूज कर रहे हैं तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि स्कोप मोर और लेस सभी का इक्वल है, लेकिन आपका इंटरेस्ट क्या है ये मैटर करता है। तो इंटरेस्ट के बेसिस पर आप जो है इस चीज को आप परस्यू कर सकते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन है जिसके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बताया, क्योंकि ये बहुत ही क्वेरीज आती हैं इस फील्ड से रिलेटेड, स्टूडेंट्स यूजुअली पूछते हैं। अब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपके MSc कर चुके हैं, आपने MSc कर लिया, आपने किसी भी फील्ड में कर लिया, चाहे आपने बायोटेक में किया, जेनेटिक्स में किया, बायोकेमिस्ट्री में, बॉटनी में या जूलॉजी में, या कहीं से भी आपने रिलेटेड किसी फील्ड में कर लिया। तो वो क्या करें आगे? अगर उनको फर्दर इंटरेस्ट नहीं है, उनको नहीं करनी PhD, या उनको इंटरेस्ट नहीं है रिसर्च के अंदर, अगर इंटरेस्ट नहीं है, उनको डायरेक्ट जॉब चाहिए, तो एक अच्छा CV, थोड़ा सा इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस लेके वो कुछ ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नंबर 3 पर, ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जहां पर जाकर के वो अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि डाबर च्यवनप्राश की जो कंपनी है वहां पर भी जॉब पोस्ट निकलती रहती है, जहां पर वो बायोलॉजिस्ट को ढूंढते हैं जो कि थोड़ा सा टेक्निकल, जिनको थोड़ी एक्सपर्टीज है। मदर डेयरी है, वहां पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट जा सकते हैं। ब्रिटानिया बिस्किट है, वहां पर बिस्किट की जो कंपनी है उसमें बड़े सारे प्रोडक्ट्स हैं ब्रिटानिया के, तो वहां पर भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हायर होते हैं। इसके अलावा कई ऐसे जो केमिकल रिएजेंट्स बनाते हैं, जो लैब्स में जो सप्लाई होती है, जिनकी बहुत महंगे महंगे रिएजेंट्स जो एक्सपेरिमेंट में यूज होते हैं, रिसर्च में यूज होते हैं, या वैक्सीन डेवलपमेंट जैसी कंपनीज में होते हैं, तो वहां पे भी जॉब पोस्ट निकलती रहती हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सिग्मा इलेक्ट्रिक 1 कंपनी, आई थिंक इसका नाम अब बदल गया है और मर्क हो गया है। इसके अलावा इंडियन केमिकल काउंसिल है जो दिल्ली में है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जहां पर आप जा करके क्या करते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इन MNCs में दे पे यू गुड and there is lot of that you can get from the that job. अब हम बात करते हैं कि उन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। किसी भी देश की प्रोग्रेस के अंदर जो पॉलिसीज मेकिंग में साइंटिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अक्सर हमें पता नहीं होती चीज़ें, लेकिन जितने भी डिसीजन मेकिंग के काम गवर्नमेंट्स करती हैं तो उसमें साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट जरूर होता है। तो साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है। तो बायोलॉजिस्ट भी जो है दे आर आल्सो इन डिमांड। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर तो आप डायरेक्ट MSc करो और सीधा ARS साइंटिस्ट का एग्जाम दो और यू आर सेलेक्टेड एज ए साइंटिस्ट। तो वहां पर आपको PhD करने की जरूरत नहीं, तो सीधा BSc, MSc और MSc करने के बाद आपने सीधा ARS का एग्जाम क्लियर किया, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, और वहां पे जो सर्विस है आपने उसमें ज्वाइन कर ली। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर में, आप वहां चले जाइए, वहां पर भी साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती हैं। उसी तरीके के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में भी साइंटिस्ट की पोस्ट एडवर्टाइज होती रहती हैं। टिफर है एक इंस्टीट्यूट है, बार्क इंस्टीट्यूट है, जहां पर जो है इस तरह की वैकेंसीज आपकी निकलती हैं। तो आप डायरेक्ट एग्जाम क्लियर करके, प्रिपेयर करके आप सीधा साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
चाहे तो आप पीएचडी पहले कीजिए या बिना पीएचडी कीजिए, आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो सकता है। आप इस चीज़ के लिए अगर अपने आईज और ऑप्शंस को ओपन रखेंगे तो यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। फिर बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, जो बहुत जैसे कि IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पब्लिक सर्विस, या फॉरेस्ट सर्विसेज में भी जो ऑफिसर रैंक के जो जॉब्स हैं, जिसके लिए आपको MSc भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा BSc को करने के बाद बिल्कुल पहले से ही फोकस करके, कॉन्फिडेंस के साथ हार्ड वर्क करके IAS में बॉटनी एज अ वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से आप इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशंस कोचिंग ले सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ पर बॉटनी ही आता है, तो उसका एक अपना सिलेबस है, यानी कि जो भी आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं वही सेम, मोर और लेस सेम ही सिलेबस है। उसी सिलेबस को आपको डेप्थ में थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होता है। इसके अलावा जो अदर एडिशनल रिक्वायरमेंट है इन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स को क्लियर करने की, तो वो तो वैसे ही रहेंगी, तो वो चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी, लेकिन वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी कई स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि वो पहले BSc करते हैं, फिर वो MSc करते हैं, फिर वो PhD करते हैं। और PhD करने के बाद वो टीचिंग नहीं करना चाहते, वो साइंटिस्ट भी नहीं बनना चाहते, वो पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो PDFs कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जहाँ पर अच्छी खासी सैलरीड PDFs 2 साल के लिए या 5 साल के लिए फेलोशिप्स जो है वो मिलती हैं। जैसे इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप भी मिलती है, आप देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर PDFs वैकेंसीज निकलती रहती हैं, जिसमें से जैसे DU तो है ही, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, JNU है, आपका जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, अशोका यूनिवर्सिटी है, आप चेक कर सकते हैं, सोनीपत में है। इसके अलावा आपकी MIT यूनिवर्सिटी है, नोएडा में है। तो इस तरह की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पर आप इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो, अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है। फिर आपका जो एक ऑप्शन आता है, 7th ऑप्शन जो कहेंगे हम कि इंस्टीट्यूशंस। कई ऐसे इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, उनकी अपनी पोस्ट निकलती रहती हैं, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक दिल्ली में ही एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो इटालियन इंस्टीट्यूट है, जो इंटरनेशनल लेवल का है। वहाँ पर भी साइंटिस्ट, रिसर्च, जॉब्स, वैकेंसीज इस तरह की एडवर्टाइज होती रहती है। अगर आप इन सब में से कुछ नहीं करना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं या कोई और ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जिसमें आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें, और तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कई ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पर सिर्फ आपको ग्रेजुएशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो वंस यू आर ग्रेजुएट, यू आर रेडी टू गो टू अप्लाई फॉर एनी जॉब दैट यू आर सीकिंग। सो एनी जॉब दैट इज रिक्वायरिंग ग्रेजुएशन डिग्री इज ऑल्सो सुटेबल इफ यू आर, so it can be suitable for you if you are planning to pursue your career avenues। तो ये कुछ शॉर्ट में मैंने बताया। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेरीज बच्चों की यहाँ पर जो है वो क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह की वीडियोस को अगर आप और देखना चाहते हैं और आपको अगर ये सच में पसंद आया और किसी तरीके से इस वीडियो ने आपको हेल्प करी, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर मुझे अपने ओपिनियन बताइएगा। मैं और इस तरह की वीडियोस मैं बनाकर, आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं, अगर आप किस तरह की डिस्कशंस और ऐसे चाहते हैं इस टॉपिक, इसी फील्ड में रिलेटेड, तो आप यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट टू मी। मेरा ईमेल एड्रेस भी है, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी मैंने दिया हुआ है यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे, आप वहाँ पर उसको फिल कर सकते हैं। उससे मैं कभी भी अगर कोई ऐसी डिस्कशन वीडियो बनाऊंगा इस तरह के डिस्कशन में, तो आपको उसका लिंक चला जाएगा, तो आप उसको डायरेक्टली अपने मेल बॉक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेसन का जो है प्रेजेंटेशन चाहिए, जो स्लाइड है, तो आप उस कॉन्टैक्ट फॉर्म को भर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, कुछ लेक्चर्स मैंने वहाँ पर भी डाले हुए हैं botanypedia.com के नाम से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने ही पीयर कलीग्स के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इससे थोड़ा बेनिफिट ले सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।
अगर आप चाहते हैं कि कुछ नए टॉपिक्स, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।